हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर एसएसटी क्लास 10 के लिए है। ठीक है, ये हमारा सामाजिक विज्ञान जिसमें हम लोग यहाँ पे 40 एमसीक्यू यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग यहाँ पे करीब करीब 40 एमसीक्यू यहाँ पे देखेंगे और ये हमारा जो 40 एमसीक्यू है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर आंसर अपने हिसाब से देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप आंसर नहीं देख पा रहे हैं या आंसर आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो आप इस वीडियो से आंसर का रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। इसमें पूछा गया है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ठीक है, जर्मनी कभी इटली का भी पूछ सकता है, तो पूछा गया है कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो कब हुआ। ठीक है, यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1871। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने की थी। ठीक है, हिंद स्वराज की जो किताब है उसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, तो बोलेंगे गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब इसको मतलब छपने का जो प्रस्ताव है 1929 में रखा गया था। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक। इससे संबंधित मैं एक और चीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आप अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि सिर्फ 40 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में इसी में डिस्कस कर दिए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से डायरेक्टली टकराएंगे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में दिया है जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछ देता है यहाँ पर भारत की खोज, ठीक है, एक किताब की नाम क्या है, भारत की खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किसने लिखी, तो हमारा आंसर हो जाता जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो हमारा आंसर इस तरीका से बदलता है। हालांकि हमसे पूछा क्या था कि हिंद स्वराज की स्थापना, हिंद स्वराज की जो रचना, जो किताब हमारा है हिंद स्वराज की रचना किसने किया था, तो बोलेंगे महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि पूना पैक्ट कब, है ना, पूना का जो समझौता है वो कब पारित हुआ, तो बोलेंगे सितंबर 1932 में। और हमसे अगर पूछा जाएगा ये किसके बीच में हुआ, ठीक है, मतलब ये जो समझौता हुआ था, है ना, ये जो समझौता हुआ था तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच में हुआ था। कब, सितंबर 1932 में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्रियों ने, यानी जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों यानी किन प्रवाहों का उल्लेख किया है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी उन्होंने व्यापार भी किया है, पूंजी से संबंधित भी किया है और श्रम। व्यापार का मतलब क्या होता है, ट्रेड। व्यापार को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड। ठीक है, पूंजी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। पूंजी क्या बोला जाता है, कैपिटल। उसी प्रकार श्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर। ठीक है, श्रम को क्या बोला जाता है, लेबर। ठीक है, तो किस तरीका से किन गतियों का उल्लेख किया गया है, तो बोलेंगे इनमें से सभी, तो बोलेंगे उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि जाम्बर क्या था। ठीक है, जाम्बर क्या था, तो हम लोग बोलेंगे जाम्बर क्या था, तो जाम्बर जो है पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था। ठीक है, पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था। ठीक है, ये हमारा जाम्बर क्या था, तो पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था, यानी कि स्टाफ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। भारत में पहला कपड़ा मिल, ठीक है, भारत में पहला कपड़ा मिल, ठीक है, कहाँ लगा और कब लगा, तो बोलेंगे 1854 बंबई में लगा। ठीक है, 1854 यानी कि बंबई में लगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, ठीक है, तो बोलेंगे चीन में। सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा, चीन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कॉर्न लॉ। ठीक है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ, तो बोलेंगे ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन को हम लोग इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्रिटेन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इंग्लैंड के नाम से जानेंगे। इंग्लैंड कहाँ का देश है, तो बोलेंगे यूरोपीय देश है। ठीक है, ये क्या है, यूरोपीय देश है, यूरोप का है। ठीक है, तो कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ, तो बोलेंगे ब्रिटेन में पारित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि लौह एवं, ठीक है, लौह एवं रक्त नीति, ठीक है, लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन, ठीक है, किसने किया, किसने किया, तो बोलेंगे ऑटोमन बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे हम लोग ऑटोमन बिस्मार्क ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया है कि भारत में आर्थिक महामंदी, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस यानी भारत में जो आर्थिक महामंदी है उसका सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो बोलेंगे कृषि क्षेत्र पर। सबसे बुरा प्रभाव कहां पड़ा? कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रभुत्व बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तो वहां पर दो तरह से मुख्य रूप से हमारे पास समुदाय हुआ करते थे। एक हमारे साथ वहां पे देखेंगे तो तमिल समुदाय हुआ करती थी और दूसरा हुआ करती थी सिंहली। एक था तमिल और दूसरा था सिंहली। तो बोला है कि किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का, है ना, समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने, समुदाय ने प्रमुख या प्रभुत्व कहेंगे, प्रमुख थोड़ा सा गलत लग रहा है तो प्रभुत्व कहते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रभुत्व, ठीक है, प्रभुत्व, ठीक है, यानी अपना दबदबा बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तो बोलेंगे सिंहली। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंहली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है किस शासन व्यवस्था ने, है ना, 12 नंबर में कौन सी शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच विभाजन होता है, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच विभाजन होता है? तो बोलेंगे संघीय शासन व्यवस्था में, यानी कि फेडरल सिस्टम, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? तो बोलेंगे फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच में विभाजन किया जाता है फेडरल सिस्टम में, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? आर्टिकल, ठीक है, क्या होता है? आर्टिकल। और अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनटचेबिलिटी। क्या बोला जाता है? तो बोलेंगे अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को निषेध किया गया, मतलब मना किया है, तो बोलेंगे आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 में जो अस्पृश्यता को है उसको निषेध किया गया है, यानी हटाया गया है, रोका गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सारी जो विषय हैं वो किस सूची के अंतर्गत आती है? तो हमारे पास 3 तरह की सूची होती है। एक होती है हमारे पास स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, एक हमारे पास होता है सेंट्रल लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट, सेंट्रल को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट कहते हैं। और एक हमारे पास होता है कंकरेंट, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। स्टेट लिस्ट राज्य सूची, सेंट्रल या यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र सूची, और कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो पूछा गया है कि जो हमारे पास यहाँ पे कुछ विषय दिए गए हैं, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, ये किस विषय के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे समवर्ती सूची, यानी इसमें जो फैसले होंगे वो राज्य सरकारें भी लेंगी और केंद्र सरकार भी लेंगी। राज्य सरकार भी फैसले लेती हैं और केंद्र सरकार भी लेंगी, तो क्या कहलाएंगी? समवर्ती सूची कहलाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था बांध बनने से रोकना, यानी जो बड़ी बड़ी जो इम्बैंकमेंट होती थी, ठीक है, ये हमारे पास इम्बैंकमेंट यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता था, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उससे संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बांध बनने से रोकना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा करेक्ट है यहाँ पर, तो 15 नंबर में बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है कि बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ठीक है, INC, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बोलेंगे 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। चलिए हम लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कुछ चीजें और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है, कब हुई थी? 1885 में। और वर्तमान में ये जो पार्टी है वो किसके अंदर है? UPA यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इंडिया गठबंधन। अब इसी को नाम बदल के क्या कर दिया गया है? इंडिया गठबंधन, जिसमें जो मेजर पार्टी है, मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल, वो कौन है? तो राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और उसके जो संस्थापक थे, हमसे पूछा जाता है, ठीक है, इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक, ठीक है, तो संस्थापक का नाम क्या था? A.O. ह्यूम।
इनके संस्थापक का नाम क्या था? तो बोलेंगे A.O. ह्यूम, ठीक है। अब इनके जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, वो थे W.C. बनर्जी। अध्यक्ष कौन थे पहले? तो बोलेंगे W.C. बनर्जी। संस्थापक पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो बोलेंगे A.O. ह्यूम। अगर हमसे पूछा जाएगा उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बोलोगे? W.C. बनर्जी, ठीक है। अगर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष, ठीक है, पहला महिला अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे एनी बेसेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए, और अभी अगर वर्तमान में अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मल्लिका अर्जुन, ठीक है। उनका नाम क्या है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे, जिसके प्रमुख नेता के तौर पे राहुल गांधी का भी नाम सामने आता है, जो कि इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखा। अब लोग यहाँ पे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इसमें जो नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो बोलेंगे नागरिक अधिकार आंदोलन इसमें कब हुआ था? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे हमारे पास 66 से लेकर 76, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 17 था। कौन सा नंबर था? क्वेश्चन नंबर 17। अब लोग यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि संविधान की किस सूची में भाषा का वर्णन है, ठीक है। संविधान की किस सूची में भाषा का वर्णन है? सूची का, अनुसूची का मतलब क्या होता है? शेड्यूल, ठीक है। अनुसूची मतलब क्या होता है? शेड्यूल। तो भारत की जो संविधान है ना, उसमें किस सूची में, किस अनुसूची में? तो बोलेंगे 8वीं अनुसूची में। किसका वर्णन है? तो लैंग्वेज का, यानी कि भाषा का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पंचायतों में महिलाओं के लिए, ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी % सीटें आरक्षित है? तो बोलेंगे 33%, यानी 1/3, 1/3, 1/3। कितनी सीटें? 1/3, यानी कि 33% सीटें जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहाँ पुरुष वर्ग यहाँ से चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास है 20 नंबर। 20 में पूछा गया है हमसे कि विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है ना, सबसे अच्छे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किसको मानी जाती है? ऑप्शन दिया गया तानाशाही, राजतंत्र, सैन्य आधारित, लोकतंत्र। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतांत्रिक। राजतंत्रिक को हम लोग मोनार्की कहते हैं, ठीक है। राजतंत्रिक को क्या बोलते हैं? मोनार्की। राजतंत्र को क्या बोलेंगे? मोनार्की। सैन्य आधारित यानी कि आर्मी रूल। तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि विश्व में सबसे अच्छा शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? तो बोलेंगे डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? ठीक है, इनमें से किन राज्यों में, ठीक है, किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो बोलेंगे गुजरात, ठीक है, ग से गुजरात। गुजरात, गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर। और गुजरात से बहुत सारे ऐसे नेता आए हैं जो भारत में बहुत प्रसिद्धि हासिल किए, ठीक है। जैसे हमारे अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो भी कहां से हैं? गुजरात से हैं। तो पीएम बनने से पहले ये 2000, ठीक है, 2002 से 2014 तक गुजरात के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। पूछा गया है कि किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो बोलेंगे गुजरात। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो बोलेंगे गांधीनगर, ठीक है। और गुजरात में कौन सा शहर सबसे ज्यादा फेमस है? सूरत। कपड़ों के लिए, कपड़ों का उद्योग के लिए जो तटीय शहर है सूरत, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। बोला कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, वन्य जीव संसाधन, ठीक है, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो उससे संबंधित जो हमारे पास चैप्टर 2 है जियोग्राफी का, उससे पूछा गया है ये आपको नेशनल जो पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में पढ़ना है और वो किस किस राज्य में स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड।
उत्तराखंड कहाँ से बना हुआ है तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड कहाँ से कट के बना हुआ है तो क्या बोलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कब तो बोलेंगे सन 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, तो मैं एक चीज यहाँ पे बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कौन सा बना तो बोलेंगे उत्तराखंड बना। बिहार से अगर बोलेगा, किससे बोलेगा बिहार से, तो बिहार से कट के अलग कौन हुआ तो बोलेंगे झारखंड। कौन हुआ झारखंड। अगर बोलेगा मध्य प्रदेश, कहां से बोले जाएगी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ तो बोलेंगे छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ तो बोलेंगे छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहां पर है तो बोलेंगे उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर नाम से ही पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, यानी कि होम मिनिस्टर। गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर। पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे नर्मदा नदी पर बनाया गया। ठीक है, किस नदी पर बनाया गया है तो बोलेंगे नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर। ठीक है, सुनहरा रेशा को हम लोग क्या बोलते हैं गोल्डन फाइबर। क्या बोलेंगे गोल्डन फाइबर। ठीक है, गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर किसे बोला जाता है तो बोलेंगे जूट को बोला जाता है। गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है तो बोलेंगे जूट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि झारखंड में जो कोडरमा है, ठीक है, झारखंड में जो कोडरमा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है तो बोलेंगे अभ्रक। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है तो हम लोग लिखेंगे अभ्रक। ठीक है, एक तरह का चमकीला पदार्थ होता है ये। ठीक है, अभ्रक क्योंकि एक तरह का मिनरल है। ठीक है, तो झारखंड में जो कोडरमा है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो क्या बोलेंगे अभ्रक। अगर आपसे अगर पूछ देगा कि कोयला के लिए, ठीक है, कोयला के लिए झारखंड में, कोयला के लिए झारखंड में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है तो बोलेंगे धनबाद। सबसे ज्यादा कौन है धनबाद। आपने देखा होगा सुना भी होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर। वासेपुर वाला एरिया हो गया आपका, कोयलांचल वगैरह हो गया। ठीक है, इस तरह के जो आपका वहां पर एरिया है तो ये सारे वहां पर फेमस हैं। ठीक है, तो झारखंड में कोयला के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा है तो बोलेंगे धनबाद। अगर यूरेनियम के लिए बोलेगा, ठीक है, किसके लिए बोलेगा यूरेनियम। ठीक है, किसके लिए यूरेनियम, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम तो क्या बोलेंगे जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा जो कि सिंहभूम में है। कहां पर है सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। ठीक है, तो सिंहभूम का जो जादूगोड़ा क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है यूरेनियम। वहां पे एक भारत सरकार की कंपनी है यूसीएल, यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूसीएल जो कि भारत का एक पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कोयला के लिए बोलेगा धनबाद, यूरेनियम के लिए बोलेगा सिंहभूम और कोडरमा अगर है तो बोलेंगे अभ्रक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में पूछा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है। ठीक है, स्टील के लिए सबसे बड़ी कंपनी कौन है तो बोलेंगे सेल। ऑप्शन नंबर बी। 26 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है तो बोलेंगे स्टील अथॉरिटी। सेल को हम लोग क्या बोलेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यानी कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो बाजार में स्टील का मतलब उत्पादन करने के बाद इसको प्रोवाइड कराती है। कंपनी का नाम है सेल जो कि सरकारी कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 27 नंबर कि भारत में जो कोस्टल एरियाज हैं ना, कोस्टल जो हमारे पास है समुद्री तट, उसकी कुल लंबाई कितनी है तो 7516.6। पॉइंट नहीं बोलेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा 7516 किलोमीटर, लगभग 7516 किलोमीटर भारत की जो समुद्री तट है। ठीक है, भारत की समुद्री तट मतलब अगर कुछ भारत के नक्शे को आप इस तरह से आप नीचे वाले हिस्से को अगर ऐसे देख रहे होंगे, कुछ ऐसा हिस्सा होता है। अब बगल में यहाँ पे देखेंगे इधर कुछ श्रीलंका होता है। मैं यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ रेफरेंस ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो कुछ ये हमारे पास जो समुद्री वाले जो हिस्सा होती है इस तरह से। ठीक है, समुद्री हिस्सा। ठीक है, कोस्टल
तो उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो बोलेंगे 7516 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है कि भारत की पहली रेलगाड़ी, ठीक है, भारत की जो पहली रेलगाड़ी है वो कब चली। ठीक है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत। इसका आंसर हो जाएगा 1853। यहाँ पे सब 1900 लिखा गया है, 1900 तो हो ही नहीं सकता, 1900 से पहले की बात है। ये भारत में पहली रेलगाड़ी 1900 के बाद नहीं है, 1900 के पहले, यानी 1800 कुछ होना चाहिए था। अगर तुक्का भी मारोगे तो 1800 कुछ होना चाहिए था, जबकि सारे ऑप्शन में 1900 के बाद ही दिए गए हैं, तो सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1854। 1854। और कहां से कहां के बीच चली थी, तो बोलेंगे बॉम्बे से ठाणे। बॉम्बे से कहां चली थी, तो बोलेंगे ठाणे चली थी। बॉम्बे से ठाणे करीब 38 किलोमीटर। ठीक है, करीब करीब कितने किलोमीटर, 38 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की पहली रेलगाड़ी, ठीक है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली, तो बोलेंगे 1853 में चली थी। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 29 नंबर। 29 नंबर में क्या पूछा गया है, तो 29 पूछा गया है कि निम्न में से, ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण। ठीक है, परंपरागत का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे ट्रेडिशनल। परंपरागत का मतलब क्या होता है, क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल। क्या बोला जाएगा, ट्रेडिशनल। ठीक है, तो कौन जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। परंपरागत यानी कि हमारे बाप दादाओं ने भी, परदादा ने, चाचा पापा, सारे लोगों ने, हमारे पुरानी गुजरी हुई पीढ़ियों ने जिसका इस्तेमाल करते हुए आए हैं, तो उसमें हमारा कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे कोयला। जो हमारा गैर परंपरागत है यानी कि नॉन ट्रेडिशनल, तो नॉन ट्रेडिशनल में हमारी सौर ऊर्जा आती है, पवन ऊर्जा आती है ना, उसके बाद परमाणु ऊर्जा आती है। सौर ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सौर ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा को विंड एनर्जी, और परमाणु ऊर्जा को क्या बोला जाता है, एटॉमिक एनर्जी। हमसे पूछा गया है कि कौन परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। ठीक है, कोयला जो है ट्रेडिशनल सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, कोयला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि बताइए 1992 में, ठीक है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, है ना, फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये किस देश में आयोजित किया गया था, बोलेंगे ब्राजील, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो शहर का नाम क्या है, तो बोलेंगे रियो डी जेनेरियो। किस शहर में, तो बोलेंगे रियो डी जेनेरियो। देश कौन सा है, ब्राजील। कब, 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992। देश का नाम ब्राजील, शहर का नाम रियो डी जेनेरियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 31। 31 में पूछा गया है कि देश के विकास की तुलना, ठीक है, देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो बोलेंगे एवरेज इनकम यानी कि औसत आय, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा। ठीक है, पीसीआई मतलब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई। ठीक है, ये हमारे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधार है जिसके आधार पर हम लोग किसी भी देश की विकास की तुलना आसानी से कर पाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औसत आय, एवरेज इनकम। इसी को हम लोग पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया है औसत आय को और किस नाम से जाना जाता है, अभी हमने बताया, तो इसका आंसर क्या है, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पीसीआई के नाम से जाना जाता है। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, ठीक है, सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर किस तरह का है, तो बोलेंगे टर्सरी सेक्टर है। ये कैसा सेक्टर है, टर्सरी। ये आपका 30 नहीं है, ठीक है, ये आपका 30 नहीं है, ये क्या है, टर्सरी सेक्टर है। कैसा है, टर्सरी यानी कि तृतीयक है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र जो है किस प्रकार की गतिविधि इसमें शामिल होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, संचार है ना यानी कि कम्युनिकेशन, और बैंकिंग। इस तरह की जो सेवाएं होती हैं इसमें किसी प्रकार का वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें सेवा का उत्पादन किया जाता है। तो हमारा सेवा क्षेत्र में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है,
चलिए, अगर आपसे पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक में क्या आ जाएगा? कृषि आ जाएगा, डेयरी आ जाएगा, वाणिज्य आ जाएगा। अगर आपसे द्वितीयक बोलेगा तो द्वितीयक में क्या आ जाएगा? चीनी, गुड़, ईंट बनाना, ये सारे क्या है? द्वितीयक है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र, तो आंसर क्या हो जाएगा? परिवहन, संचार और बैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि जीवन बीमा की गतिविधि, ठीक है, जीवन बीमा की गतिविधि यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यानी जो LIC आपका है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी जीवन बीमा, एक किस तरह का गतिविधि है? तो हम लोग बोलेंगे ये जो हमारा गतिविधि है ये है तृतीयक, यानी कि सेवा क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है, जीवन बीमा जो है तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा, ठीक है, कागज के पैसे, वो हमारे गांधी जी वाले, ठीक है, आप देखें PK मूवी में गांधी जी का नोट, ठीक है, तो ये हमारा जो गांधी जी हैं, तो गांधी जी हमारे भारत के जो करेंसी है, नोट है, उसमें छपे हुए रहते हैं। ठीक है, माने सुबह सवेरे उन्हीं का चेहरा देखना है हम लोग को। ठीक है, तो कागज के जो पैसे हैं, इनके अलावा किस रूप में धन का प्रयोग किया जाता है? इसके अलावा किस रूप में धन का प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल मनी। आज हमारे यहाँ लगभग सबके पास डिजिटल मनी हो गया है, फोन पे हो गया, UPI वगैरह हो गया, स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं सब, ये सारे क्या है? डिजिटल मनी है। जितने भी आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की हम लोग बात करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट की बात करेंगे, तो क्या कहलाएगा? डिजिटल मनी कहलाएगा। ठीक है, तो कागज के अलावा हम लोग डिजिटल मनी का इस्तेमाल करते हैं, यानी 35 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे क्या पूछा गया है कि धन का आधुनिक रूप क्या है? ठीक है, धन का आधुनिक रूप क्या है? तो बोलेंगे सिक्के और नोट, सिक्के और नोट। अभी फिलहाल हमारे पास जो मॉडर्न फॉर्म है, अभी हमारे पास वो क्या है? सिक्के और नोट हैं, सिक्के और नोट, ये सारे के सारे क्या हैं? आधुनिक रूप हैं। हालांकि अभी प्लास्टिक मनी भी चलती है, जैसे मान लीजिए ATM कार्ड वगैरह हो गया, ये सब भी हो सकता है, डिमांड डिपॉजिट भी हो गया, ये आधुनिक रूप है। लेकिन सबसे अगर उपयुक्त, अगर आप यहाँ पे आंसर अगर ढूंढना है, सबसे सूटेबल, सबसे उपयुक्त या सूटेबल अगर कहना है, तो हमारे संचालन में या तो सिक्के चलते हैं और नोट चलते हैं। तो धन का आधुनिक रूप को हम लोग सिक्के और नोट ही कह देंगे, ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए ये हमारा 36 नंबर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 37, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे MNC। क्या बोलेंगे? MNC, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मल्टी नेशनल। ठीक है, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनी, कॉर्पोरेशन या कंपनी। तो MNC का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो क्या आकर्षित करती हैं? तो ये आकर्षित क्या करती हैं? सस्ता श्रम, ठीक है, सस्ता श्रम और उत्पाद के लिए तैयार माल, दोनों को आकर्षित करती हैं। सस्ता श्रम यानी लेबर वहां पे आसानी से मिल जाए, और उत्पाद के लिए तैयार माल भी आसानी से मिल जाए। तैयार माल, ठीक है, उत्पाद के लिए तैयार माल यानी कि रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, कच्चा माल भी मिल जाए, सस्ता माल भी मिल जाए, सस्ता श्रम भी मिल जाए, तो वहां पे कंपनियां क्या करती हैं? अपने आप को, ठीक है, वहां पे अपने आप को लगा देती हैं उत्पादन के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है, हम लोग यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा गया है कि बताइए कि कौन से सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आती है? ठीक है, सार्वजनिक मरम्मत, ठीक है, सार्वजनिक मरम्मत यानी कि पोस्टल सर्विस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे स्टूडेंट्स पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस जो कि एक भारत सरकार की सेवा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डाक सेवाएं यानी कि पोस्टल सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि सूचना का अधिकार, 39 क्या है? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। ठीक है, RTI कब लागू किया गया था? बोलेंगे 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है वो पारित कब किया गया था? बोलेंगे 2005 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है RBI से संबंधित। RBI क्या होता है? तो बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI क्या होता है? तो बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक।
हमारे नोटों में किसका साइन होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, ठीक है, उनका सिग्नेचर होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है नोट जारी करती है किसके बदले? तो भारत सरकार के बदले भारत में नोट जारी कौन करती है? तो आरबीआई जारी करती है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका आरबीआई जो भारत का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई क्या है? भारत का सेंट्रल बैंक है, यानी कि केंद्रीय बैंक है। भारत का सेंट्रल बैंक है यानी कि केंद्रीय बैंक है, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है कि बाकी जो बैंक है कितने परसेंट नगद अपने पास रख सकते हैं? तो बोलेंगे 15%। मात्र 15% पैसा कैश के रूप में अपने पास बैंक रख सकते हैं। बाकी 85% का उपयोग उनको करना पड़ता है किस रूप में? तो कर्ज देने के लिए, लोन देने के लिए, कर्ज देने के लिए, लोन देने के लिए 85% मुद्रा का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है, ठीक है। अब 15% जो पैसे होती है वो क्या होता है? तो बोलेंगे 15% पैसे का जो इस्तेमाल होता है ये जो है अपने पास रखती है कैश के रूप में, अब 85% ये लोग कर्ज देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि 40 का 40 सवाल हमने यहाँ पर जो डिस्कशन किया इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे और इस वीडियो को माध्यम से आप इसका रिवाइज जरूर करेंगे। तो ये आपका सेट 2 था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। और इसी प्रकार के मॉडल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस पेपर, सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे चैनल के माध्यम से मैं शेयर करूंगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के बीच लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज हम लोग वीडियो के पे करेंगे फिनिश। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।